कहते हैं भलाई का नतीजा हमेशा भला ही होता है। कुछ लोगों के स्वभाव में ही नहीं होता दूसरों का भला करना, और कुछ लोग अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं सोच सकते। अधीश वैसे तो बहुत संतुलित व्यक्ति था, लेकिन वो बहुत अधिक दयालु भी था। किसी का कष्ट उससे देखा नहीं जाता, और दूसरों की भलाई करने के स्वभाव के कारण उसे कई बार कष्ट भी उठाने पड़े, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। अभी भी उसने राजकुमारी की शर्त तो पूरी कर दी, लेकिन अब भी उसका मन राजकुमार के कष्ट से परेशान था। उसके अलावा वो उन आत्माओं को भी मुक्ति दिलाना चाहता था, लेकिन वो तो विषैली बर्फ मंत्र के लिए यहां आया था। उसके लक्ष्य का क्या होगा? क्या वो समीर को लेकर यहां से चला जाएगा या राजकुमार की मुक्ति के लिए प्रयास करेगा? जब वो बाहर आया तो सुबह की हल्की उजास फैल चुकी थी। शताक्षी एक घने छायादार पेड़ के नीचे अपनी आंखों पर हाथ धरे सो रही थी। शताक्षी, शताक्षी, अधीश ने धीरे से आवाज दी। शताक्षी हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? ओह अधीश, तुम आ गए, आंख मलते हुए उसने कहा, लेकिन खुशी के मारे उसकी नींद गायब हो चुकी थी। अधीश ने कहा, चलो अब जल्दी से उठ जाओ, हमें वापस भी चलना है। शताक्षी बोली, पहले मुझे विस्तार से बताओ कि वहां क्या हुआ। तुम अभी थोड़ी देर सुस्ता लो, वापस तो हमें जाना ही है। उसकी बात मानकर अधीश पेड़ के नीचे बैठ गया और तने से पीठ टिकाकर आंखें बंद कर ली। शताक्षी ने उसे आंखें बंद किए देखा तो बोली, अरे अब तुम सो ही जाओगे क्या? पहले पूरी बात बताओ। अधीश उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। कभी कहती हो आराम कर लो, कभी कहती हो बात सुनाओ। एक काम कोई कर सकता हूं? अच्छा तो पहले पूरी बात बताओ, फिर सो जाना, शताक्षी ने दुलार भरी आवाज में कहा। अधीश उसी तरह पेड़ के तने से टिक कर बैठा रहा और शताक्षी को कल रात जो भी घटनाएं हुई उनका ब्यौरा देने लगा। चूंकि वो पूरा कुआं जादू से बंधा हुआ था, इसलिए शताक्षी खुद कुछ नहीं देख सकी और उसकी आदत थी सब कुछ जानने की, इसलिए जिद कर बैठी। अधीश भी उसकी जिद का मान रखते हुए पूरी कहानी विस्तार से सुनाने लगा। बोलते बोलते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। शताक्षी ने उसे एक चादर ओढ़ा दी और खुद जंगल में लकड़ियां और फल फूल खोजने चली गई। उधर बलवीर ने अब तक अधीश के बारे में सब पता लगा लिया था। उसे आखिरी बार कब और कहां देखा गया था ये भी। फिर वे बटुक को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। आचार्य कश्यप को उन्होंने अपने साथ आने के लिए मना कर दिया। तुम यहीं रहकर हमारा इंतजार करो, मैं जल्दी ही उसे लेकर लौट आऊंगा। बलवीर को आचार्य कश्यप के खराब स्वास्थ्य की चिंता थी, लेकिन आचार्य का मन नहीं मान रहा था। वे बोले, मेरा मन नहीं मानता, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, यहाँ इंतजार करने से मेरा मन नहीं लगेगा। आचार्य खुद वहां जाना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ उन्हीं के कारण हुआ है। वे अपनी जिम्मेदारी पर अधीश को लेकर आए थे और अब वो न जाने किस मुसीबत में फंस गया है। उनकी जिद के आगे बलवीर को हार माननी पड़ी। जल्दी ही वे तीनों जंगल की ओर निकल चले। बलवीर को कुछ कुछ अंदाजा था कि अधीश कहां गया होगा। वे जानते थे कि उसे समीर के जाने का कितना दुख था और वही उसकी सबसे बुरी याद थी, तो जरूर वो अंधेरे की खोज में उसी स्थान पर गया होगा। इंद्रावती की जड़ी बूटियां कहां मिलती हैं, ये भी उन्होंने पता लगा लिया था, क्योंकि यही वो स्थान था जहां समीर उस भ्रम जाल में फंस गया था। शाम होने से पहले ही वे तीनों उसी जगह पर खड़े थे। आचार्य कश्यप और बटुक दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि इस निर्जन वन में अधीश को कहां खोजा जाएगा, लेकिन बलवीर को खुद पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपने झोले से हवन की सामग्री निकाली और कुछ देवताओं की स्थापना करने लगे। आचार्य कश्यप और बटुक ये सारी तैयारियां देख रहे थे और आश्चर्य कर रहे थे, लेकिन जल्दी ही बलवीर ने उन्हें सारी विधि समझाई। ध्यान रखना कश्यप कि हवन के दौरान चाहे जो हो जाए, हमें रुकना नहीं है, लगातार मंत्र पढ़ते रहना है। आचार्य ने पूछा, लेकिन हम ये सब क्यों कर रहे हैं? बलवीर ने जवाब दिया, यदि कोई शक्ति है जिसने अधीश को भ्रम में डाल दिया है तो हमें उससे लड़ना है। यदि कोई जादू है जिसमें वो फंस गया है तो हमें उसे वापसी का रास्ता दिखाना है, और इसके लिए देवताओं के साथ की जरूरत है। लेकिन वो शक्ति नहीं चाहेगी कि यह हवन सफल हो, इसलिए तरह तरह के भ्रम होंगे और संकट आएंगे, लेकिन हमें अपना काम जारी रखना है। आचार्य ने जवाब दिया, हाँ बलवीर, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो, मैं घबराऊंगा नहीं। अधीश को वापस लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसके बाद वे तीनों हवन करने बैठ गए।
अधीश की जब आंख खुली तो सूरज सर पर आ चुका था। चारों ओर फैली सुहानी धूप को देखकर एक पल के लिए वो भूल ही गया कि वो किसी जंगल में है। उसे लगा जैसे ये प्रकाश नगर के महल का बगीचा है, लेकिन जल्दी ही उसे सच्चाई का भान हो गया। नजरें घुमाकर देखा तो थोड़ी ही दूर पर सताक्षी आग पर कुछ पका रही थी। अधीश ने पूछा, क्या कर रही हो सताक्षी? इतनी देर हो गई, मुझे उठाया क्यों नहीं? सताक्षी ने जवाब दिया, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह गहरी नींद में सो गए थे। मैंने सोचा तब तक कुछ भोजन ही पका लेती हूँ। जंगली कंदमूल ही मिले यहाँ तो यही खाने पड़ेंगे। और भी न जाने वो क्या क्या बोलती रही। अधीश ध्यान से उसको देखता रहा और उसकी बातें सुनता रहा। अधीश ने ध्यान दिया था कि सताक्षी जब से उसके साथ आई है उसकी सुविधा और आराम का पूरा ध्यान रखती है। हर समय हंसती मुस्कुराती रहने वाली, कभी बालकों सी मासूम और कभी बड़ी बूढ़ियों की तरह समझदार बातें करने वाली ये लड़की उसे अच्छी लगने लगी थी। भोजन करके वे दोनों वापसी के लिए तैयार हो गए। अधीश बोला, अब तो राजकुमारी की कहानी पूरी हो गई, वापसी का रास्ता कैसे कटेगा? मेरे पास तुम्हें सुनाने को हजारों कहानियां हैं। तुम कहो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलती रहूं और कहानियां सुनाती रहूं, सताक्षी ने कहा। अधीश ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अधीश को ऐसे रंग दिखाई दिए जो कुछ अलग ही थे। वो ज्यादा देर तक सताक्षी की तरफ देख नहीं सका और बिना उसकी बात का जवाब दिए साथ में चलने लगा। कुछ ही देर में वे दोनों उसी जगह पर पहुंच गए जहां अधीश को वो अजीब सा एहसास हुआ था। समीर ने एक बार फिर उस जगह को ध्यान से देखा, लेकिन बिना रुके चलता रहा। अब तक वो समझ चुका था कि यही उसकी वापसी का रास्ता है। अधीश ने उससे पूछा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई सताक्षी, भाग्य लक्ष्मी तो एक सामान्य लड़की थी, तो ये सब जादू करना उसने कहां से सीखा, जिसकी मदद से वो लड़कों को पुतला बना देती है? सताक्षी ने उत्तर दिया, लाची याद है ना, चंदा ने जिसकी जान ले ली थी, उसकी सगी बहन थी लारा। लाची के कबीले वालों ने भले ही चंदा को छोड़ दिया हो, लेकिन लारा उसे कभी माफ नहीं कर पाई। इसलिए वो राजकुमारी भाग्य लक्ष्मी का पता लगाते हुए यहाँ चली आई। राजकुमारी और लारा के बीच समझौता हुआ है। लारा मणि पाने में उसकी मदद करेगी और राजकुमारी चंदा को खोजने में लारा की। अधीश हैरान रह गया। उसने कहा, क्या राजकुमारी को पता है चंदा कहाँ है और लारा अब तक जीवित कैसे? सताक्षी बोली, हाँ, राजकुमारी ने पता लगा लिया है। मणि मिलते ही वो लारा को उसका पता बता देगी और लारा ने भी किसी तरह अब तक खुद को जीवित रखा हुआ है। वैसे भी इन कबीले वालों के पास इस तरह की कई औषधियां होती हैं। ये सुनकर अधीश कुछ सोचने लगा। इस बार रास्ता पहचाना था, सो लौटने में कम समय लगा। अगली ही सुबह वे दोनों महल में खड़े थे। राजकुमारी भाग्य लक्ष्मी, जो कि अब यहाँ की रानी थी, खुद अधीश से मिलने आई। उसने अब भी अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। अधीश ने उसे प्रणाम किया। इस बार उसके मन में पहले की तरह डर या नफरत नहीं थी। रानी ने भी अधीश का स्वागत किया। जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी समझ गई थी कि तुम में कुछ अलग बात है, और अब तुमने ये साबित भी कर दिया। जी धन्यवाद, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब मुझे मेरा मित्र वापस लौटा दीजिए। इतना कहकर अधीश ने वो मणि रानी के हवाले कर दी। रानी की आंखों में मणि को देखते ही आंसू आ गए। उसने किसी को आवाज दी, लारा, वो कटार लेकर आओ। अधीश और सताक्षी एक साथ चौंक पड़े। अधीश को अचानक कुछ याद आया। रानी जी, मैं भूल गया था, राजकुमार वीरभद्र ने एक पत्र मुझे दिया है। मुझे उसकी लिपि समझ में नहीं आई, शायद आपके लिए है। सताक्षी ये सुनकर हैरान थी कि अधीश ने ये पत्र वाली बात उसे नहीं बताई थी, और रानी तो एकदम चौंक ही पड़ी। क्या तुमने राजकुमार को देखा? हाँ, मैंने राजकुमार को देखा है, वे जीवित हैं और सही सलामत हैं। उसने पत्र रानी के हाथ में देते हुए कहा। कपड़े का वो टुकड़ा जिसमें राजकुमार ने अपने खून से भाग्य लक्ष्मी के लिए संदेश लिखा था, उसे पाकर वो खुशी से झूम उठी। जल्दी जल्दी उसने वो पत्र पढ़ा। अधीश पूछना चाहता था कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन उसे ये उचित नहीं लगा कि दो प्रेमियों के बीच की बात उसे पूछनी चाहिए। उसने सोचा कि यदि जरूरत होगी तो रानी खुद ही उसे बता देगी। इतने में लारा वो कटार लेकर आ गई। अधीश ने देखा वो कटार बहुत ही पुरानी बनावट की थी और अनेक धातुओं को मिलाकर बनाई गई थी। उस पर कई तरह के संकेत चिन्ह बने हुए थे। उसे एक बार फिर इस बात का अफसोस हुआ कि मंदार में उसने संकेत चिन्हों की कक्षा में ध्यान नहीं दिया।
वहां पर हर कालखंड की महत्वपूर्ण लिपि और संकेत चिन्हों की शिक्षा दी जाती थी। रानी ने वो कटार लेकर उसमें मणि वापस जोड़ दी। मणि के जुड़ते ही कटार नई जैसी चमकने लगी और लारा के हाथ में देते हुए कहा, लारा, ये तुम्हारी विरासत है। ये कटार पहले भी तुम्हारे परिवार के पास थी। चंदा ने इसे धोखे से ही हासिल किया था। अब मैं इसे फिर से तुम्हें ही सौंप रही हूं। लारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कटार अपने हाथ में ले ली और ऐसे स्नेह से उसे देखने लगी जैसे वो कटार नहीं बल्कि खोया हुआ बच्चा अपनी मां से मिल रहा हो। उसके आंसुओं से वो कटार धुल गई थी। लारा ने उसे उठाकर चूम लिया और अपनी आंखों से लगा लिया। उसके कटार को चूमते ही जैसे जादू हुआ और रानी भाग्यलक्ष्मी बेहोश होकर गिर पड़ी। उस कमरे में जैसे तूफान आ गया। कई सारी दासियां दौड़ी दौड़ी वहां आई। कुछ वैद्य जी को बुलाने के लिए दौड़ी। गुलाब जल और ठंडा पानी लिए एक दासी आई और रानी के मुंह पर छींटे मारने के लिए उसने जैसे ही रानी के चेहरे पर से नकाब हटाया, वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। उसके अलावा बाकी सब भी चौंक पड़े। सबके सब फटी फटी आंखों से रानी को देख रहे थे। नकाब एक तरफ पड़ा हुआ था और रानी का चेहरा खुला हुआ था। लारा के अलावा सभी ने उसे पहली बार देखा था, लेकिन सबको यही पता था कि रानी बहुत बूढ़ी और बदसूरत है। लेकिन यहां जो युवती बेहोश पड़ी थी उसका चेहरा तो किसी ताजे खिले फूल की तरह था। गुलाबी गालों पर अभी अभी जन्मे शिशु के गालों जैसी लुनाई थी। कमल की कलियों जैसी बड़ी बड़ी आंखों की पलकें आधी मुंदी हुई थीं। इनमें से पुतलियां ऐसी दिख रही थीं जैसी अधखुली सीपी में मोती रखा हो। घने सुनहरे बाल रेशम के धागों की तरह उसके चेहरे पर फैले हुए थे। सुतवा नाक और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ भी थोड़े से खुले हुए थे, जिनमें से मोती के से स्वच्छ दांतों की झलक दिखाई पड़ रही थी। सबके सब उसके रूप की चकाचौंध में जैसे अंधे हो गए थे। बहुत देर तक किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी लारा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कटार अपने असली मालिक के पास आ गई है। शायद इसलिए उसका जादू भी टूट गया है। इतने में वैद्य जी आ चुके थे। औषधि पिलाते ही रानी को होश आ गया। रानी ने पलकें झपकाई तो सबकी जान में जान आई। अधीश और सताक्षी वहां से चले गए। अधीश वहां से सीधे अतिथि कक्ष में जाकर आराम करने लगा। वो सोच रहा था कि समीर के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी रानी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। यही सब सोचते हुए उसकी आंख लग गई। नींद लगते ही उसे सपने में प्रकाश नगर वाला महल दिखाई दिया। महल में उसके पिताजी, माँ और पत्नियां हैं। सभी खुश नजर आ रहे थे। बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। तभी एक काली छाया आसमान से उतरी और झपट्टा मारकर नील और मल्लिका दोनों को उठा ले गई। अधीश घबरा कर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना छलछला आया था। ये कैसा सपना है, उसने सोचा। इतने दिनों बाद पहली बार उसने अपने घर के बारे में सपना देखा था, और वो भी इतना डरावना। अब उसे अपने घर की चिंता होने लगी। क्या वहां सब कुछ ठीक होगा? क्या अधीश का ये सपना किसी तरह का संकेत है या फिर उसके मन का वहम? लेकिन क्या रानी इतनी आसानी से उसे वापस जाने देगी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।